नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक और इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। और हमारी जो पुस्तक है उसका नाम है आरोह भाग 2, जिसे हमने क्लास 12 से लिया है। तो सबसे पहले मैं लेखक के बारे में संक्षिप्त में आपको बताऊंगी, उसके बाद विषय में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं, उसके बाद आ ही रहे हम पाठ में। तो फणीश्वरनाथ रेणु जो है आंचलिक कहानीकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं, हम सभी जानते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। उनका जीवन बहुत संघर्ष में बीतता था, बहुत गरीबी में, बहुत गुर्बत में बीता था। उन्होंने तमाम सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत मशहूर हुई थी। महिला आंचल, दीर्घ तपा, पति परिकथा, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, मारे गए गुलफाम। इस पे एक फिल्म भी बनी थी इनकी, जिसका नाम है तीसरी कसम, जो बहुत लोकप्रिय हुआ था, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने अभिनय किया था। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था, इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। तो इनका जो पहला आंचलिक उपन्यास प्रकाशित हुआ था उसका नाम था महिला आंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो साहित्य जगत में जो नाम है वो एक आंचलिक कथाकार के रूप में नाम है। आंचलिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष, यानी इनकी जो रचनाएं होती थी उनका जो विषय होता था वो विषय का चुनाव वो आंचलिक क्षेत्रों से, यानी ग्रामीण अंचल क्षेत्रों से वो चुनते थे कहानी के पात्रों को। और इनकी कहानियों में, इनके उपन्यासों में ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं, उनकी परेशानियां, उनकी संघर्ष, उनकी जरूरतें, उसके बारे में वर्णन होता था। तो जैसा कि मैंने कहा कि आंचलिक कथाकार थे, तो अब जाहिर है कि जब आंचलिक के कथाकार थे तो लोकोक्तियां, मुहावरे, देशज भाषा का शब्दों का प्रयोग और ग्रामीण अंचल संस्कृति का इन्होंने खुल करके वर्णन किया है। फणीश्वरनाथ रेणु की ये जो रचना है पहलवान की ढोलक, ये कहानी विधा है। तो कहानी विधा जो होती है वह गद्य की एक विधा होती है। कहानी में हम किसी घटना के एक पक्ष का जो है मार्मिक ढंग से वर्णन करते हैं। कहानी और उपन्यास में थोड़ा सा अंतर है। कहानी छोटी रचना होती है, वो जीवन के किसी एक घटना का जिसमें मार्मिक वर्णन होता है। तो पहलवान की ढोलक, अब पाठ का नाम है तो इसमें जाहिर है कि कहानी का जो पात्र होगा वो पहलवान होगा और उसकी कोई ढोलक रही होगी। तो ये कहानी जो है, पूरी कहानी एक पहलवान जिसका नाम है लुट्टन सिंह और उसकी जो ढोलक है उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो इस कहानी के माध्यम से इस लेखक ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। ये जो कहानी है, जैसे कि हम किसी कहानी की जब समीक्षा करते हैं तो उसकी जो कसौटी होती है वो कथानक होता है, कथोपकथन यानी कि संवाद होता है, पात्रों का चरित्र चित्रण होता है और देश काल परिस्थितियां होती हैं, कहानी की भाषा होती है, कहानी का उद्देश्य होता है। तो अगर इन 6 कसौटियों पर अगर हम इस कहानी को कसें तो ये कहानी पूरी तरीके से खरी उतरती है। तो ये जो पहलवान की ढोलक कहानी है, इसका लेखक ने ग्रामीण मानव का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इसमें ग्रामीण संस्कृति और लोक संस्कृति का बहुत सजीव वर्णन है। कहानी के जो पात्र हैं, जैसे लगता है कि प्रत्येक पात्र जीवंत हो चुका है हमारे सामने। वो पात्र, हमको जैसे लगता है कि हमारे समक्ष वो पात्र खड़ा हो गया है। ये कहानी जो है भारत के इंडिया बनने की कहानी को प्रदर्शित करती है। ये कहानी सत्ता परिवर्तन की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जब सत्ता में परिवर्तन होता है तो उसका लोगों के जीवन पे बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो व्यवस्थाएं बदलती हैं, और जब व्यवस्थाएं बदलती हैं तो लोगों के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी और की सरकार थी, दूसरी सरकार आ गई,
पुरानी सरकार ने किसी योजना का इम्प्लीमेंट किया था, उससे तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा था, और दूसरी सरकार आती है उस योजना को तुरंत बंद करवा देती है, तो जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम सब देखते हैं कि पुराने जमाने में जो कपड़े हैं वह कारीगर बुनते थे, बुनकर बुनते थे। बाद में मशीनों का आगमन हो गया, मशीनों के आगमन से जो पूंजीपति लोग थे उन मालामाल हो गए, क्योंकि उनका काम जो है कम पैसे में और होता था, श्रमिक कम लगते थे और प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, जिससे कई बुनकर जो है बेरोजगार हो गए। तो व्यवस्थाएं जब बदलती है तो लोग ऐसा होता है। अब देख लीजिए, जैसे गोरखपुर का क्षेत्र है, गोरखपुर के क्षेत्र में टेराकोटा का जो कार्य है वो बहुत प्रचलित है, यानी मिट्टी के वहाँ बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और देश विदेश में उसको भेजी जाती हैं। लेकिन अब हमारे आसपास हम लोग देख रहे हैं कि जैसे दिवाली आता है, दिवाली में लोग अब मिट्टी के दिए नहीं जलाते हैं, उसकी जगह चाइनीज जो लैंप होते हैं, चाइनीज बल्ब होते हैं, उनको लोग जलाते हैं। अब लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लोग मिट्टी के बने, इंडिया में बनी मूर्तियों को लोग नहीं खरीदते हैं, चाइना से बनी हुई मूर्तियां आ रही, तो इससे जो हमारे जो कारीगर हैं वो बेरोजगार हो गए, हाशिए पर आ गए। तो हालांकि समय बदलता है और गतिशीलता जो है जीवन का लक्षण है, लेकिन जब गतिशीलता आती है, समय बदलता है, शासन बदलता है, सत्ता बदलती है, तो इसका लोगों के जीवन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जब कोई शहर का विकास होता है तो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं और अच्छे अच्छे मकान बनाए जाते हैं, कार्यालय बनाए जाते हैं, ऑफिस दफ्तर बनाए जाते हैं, लेकिन हम उस शहर के चमक दमक के पीछे भूल जाते हैं कि कितने किसानों की जमीनें ले ली गई होंगी, कितने लोगों के मकान तोड़ दिए गए होंगे, कितने लोगों की दुकानें तोड़ दी गई होंगी, कितने लोग बेरोजगार हो गए होंगे, कितने लोग भूखमरी के शिकार हो गए होंगे। हम लोग ये कहाँ देखते हैं, हम तो शहर की चमक दमक ही देखते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जब सत्ता बदलती है तो लोगों के जीवन पर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, कैसे कारीगर और जो कलाकार होते हैं वो हाशिए पर आ जाते हैं, भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। कहानी के अंत में लेखक ने हमें ये भी एक मैसेज देने का प्रयास किया है, एक प्रश्न कह सकते हैं कि लेखक ने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है कि क्या जो हमारे कलाकार होते हैं वह राजपोषित ही हो सकते हैं? अगर सरकार या फिर राजा उन्हें आश्रय न दे तो क्या कला जो है लुप्त हो जाएगी और वो भूखमरी से मर जाएंगे? तो इस तरीके से लेखक ने हमें एक संदेश देने का प्रयास किया है। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वह लुट्टन पहलवान है और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए कहानी हम बताते हैं। लेखक ने सबसे, जैसे कि मैंने कहा कि कहानी कई चरण में कहानी को हम कहते हैं और कहानी को कई कसौटियों पे हम परखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लेखक ने कैसे देश काल परिस्थिति का वर्णन किया है। तो लेखक ने बताया है कि जाड़े की रात थी और काली अंधेरी रात थी और पूरा गांव भयभीत शिशु के समान कांप रहा था, क्योंकि गांव में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था। तो पुराने जमाने में जब इस तरीके से महामारी आती थी तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। आज भी देखिए कोरोना वायरस फैला हुआ है और ये पूरा विश्वव्यापी महामारी है और हम लोग आज भी इससे समझ रहे हैं कि महामारी क्या चीज होती है। पूरे के पूरे शहर साफ हो जाया करते हैं। तो उस जमाने में तो कोई दवाई होती नहीं थी, पूरा गांव जो है भयभीत शिशु की तरह कांप रहा था और गांव में हैजा और मलेरिया जैसी बीमारी फैली हुई थी और उसके पहले सूखे से गांव जो है दाने दाने को तरस रहा था। तो गांव में कहीं भी उजाले का नामो निशान नहीं था और मकान के नाम पे टूटी फूटी लोगों के पास झोपड़ी थी। उजाला कहीं से भी नहीं था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे लेकिन नीचे जमीन पर अंधेरा ही अंधेरा था। तो लेखक ने तारों को अमीर लोगों का प्रतीक बताया है, सत्ताधारियों का प्रतीक बताया है कि जो जैसे कि बहुत सारे लोग दुख में जीते। अंधेरे, कहानी की शुरुआत ही लेखक ने अंधेरी रात से किया है। तो अंधेरा जो है दुख दरिद्रता का प्रतीक है। तो पूरा गांव दुख और दरिद्रता की गोद में समाया हुआ है और कुछ अमीर लोग ऐश कर रहे हैं, यानी कि तारे जो है अमीर लोगों के प्रतिनिधि हैं। तो लेखक ने बताया है कि एकाध तारा
जिसको गांव के लोगों पे दया आ रही है और वो टूट करके नीचे आना चाह रहा है, रोशनी देना चाह रहा है, लेकिन बीच में ही आके उसकी रोशनी जो है लुप्त हो जा रही है और उसका प्रयास विफल हो जा रहा है और बाकी जो तारे हैं उसके इस प्रयास पर खिलखिला करके हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी उन अमीर लोगों में से अगर कोई व्यक्ति उन गरीब लोगों को मदद पहुंचाना चाहता है लेकिन उसका प्रयास विफल हो जाता है, उसके साथ ही उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उस गांव में लोग जो है हैजे और मलेरिया से परेशान है। एक दिन में 2 या 3 लाशें निकल रही हैं। लोगों की दशा इतनी खराब है, इतनी दयनीय है कि बगल में माँ भी बीमार है, करा रही, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने बच्चे को देख पाए। बीमार बच्चा माँ माँ कह करके पुकारा, लेकिन माँ प्यार से अपने बच्चे के सिर पे हाथ भी नहीं फेर पा रही क्योंकि माँ भी बीमारी से जूझ रही है। तो पूरे गांव पे ये विपदा आई है, लोग मर रहे हैं और लोगों का आत्मबल जो है कमजोर हो गया है। और लोग सवेरे जैसे धूप निकलता है थोड़ा सा लोगों का मनोबल बढ़ता है और लोग जिसके यहाँ कोई व्यक्ति मर जा रहा है उसको ढांढस बजाने जा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और शाम होते होते लोग अपने घर में छिप जा रहे हैं। उस गांव में एक व्यक्ति है जो साहसी है और उसका नाम है लुट्टन पहलवान। लुट्टन पहलवान पूरी रात ढोलक बजाता है और ढोलक की आवाज से लोगों के अंदर साहस का संचार होता है। मानो जो लुट्टन पहलवान है वो ढोलक बजा करके ये मौत को चुनौती दे रहा है। जैसे कि एक गांव में 2 दंगल होता है, दंगल में पहलवान लड़ते हैं तो वहाँ पहलवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए दंगल में ढोल बजाए जाते हैं, इससे पहलवानों का मनोबल बढ़ता है। तो मानो ऐसा लगता है कि लुट्टन पहलवान ढोल बजा करके गांव वासियों का मनोबल बढ़ाना चाह रहा है ताकि लोग मौत से संघर्ष कर सके। तो लेखक ने बताया है हालांकि ढोल बजाने से मौत पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मरने वाले तो मर ही रहे थे, लेकिन लोग जो है मौत को आसानी से स्वीकार कर ले रहे थे, बहादुरी से मौत को स्वीकार कर ले रहे थे और मरने की शक्ति आ जा रही थी लोगों में। तो अब ये प्रश्न उठता है कि लुट्टन पहलवान था कौन? तो लुट्टन पहलवान जो था बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो गया था जब वो 9 साल का था, लेकिन भगवान की कृपा से एक अच्छी बात ये रही कि उसकी बचपन में शादी हो गई थी। यानी उस टाइम जिस समय कहानी लिखी गई थी उस समय बाल विवाह हुआ करता था। तो ये चीज लुट्टन के लिए अच्छी हो गई थी कि माँ बाप का देहांत हो गया था लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया। अगर शादी नहीं हुई होती तो शायद वो भी मौत का शिकार हो जाता, भूखमरी से मर जाता। उसकी सास विधवा थी, तो विधवा होने के कारण गांव के लोग उसको बहुत परेशान करते थे। किन्हीं कारणों से परेशान करते रहे होंगे, प्रॉपर्टी वगैरह का चक्कर रहा होगा। तो लुट्टन पहलवान ने लोगों से बदला लेने के लिए कसरत करना शुरू किया। तो किशोरावस्था में ही कसरत करने की वजह से उसकी जो मांसपेशियां हैं मजबूत हो गई थी। वह धारोष्ण दूध पीता था और क्या कहते हैं घी खाता था, मलाई खाता था, दही खाता था, जिससे जो है समय से पहले ही उसका शरीर पुष्ट हो गया। किशोरावस्था में आते आते लुट्टन पहलवान जो है काफी एकदम से भारी भरकम हो गया, पहलवान की तरह दिखने में लगता था और वो अपने हाथ को पूरा 45 डिग्री यूं करके पहलवानों की तरह फैला करके वह चलता था। तो बाद में गांव वालों ने उसकी सास को सताना बंद कर दिया और लुट्टन पहलवान से लोग डरने लगे। तो एक बार लुट्टन पहलवान श्याम नगर के मेले में मेला देखने गया। तो वहां पर मेले में दंगल चल रहा था, दंगल में ढोल बज रही थी। तो ढोल की जो आवाज थी वो लुट्टन सिंह को आकर्षित कर रही थी। तो नया नया जवानी का जोश था और ढोल की आवाज वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया और मेले में जो क्या कहते हैं वो जो पहलवान आया था, पहलवान को लुट्टन सिंह ने चुनौती दे दिया। अब पहलवान जो था जिसको टाइटल था शेर का बच्चा, उसको टाइटल मिला था, उसका असली नाम था चांद सिंह। तो चांद सिंह का शेर का बच्चा क्यों कहा जाता था? क्योंकि चांद सिंह ने अपने समय के सारे पहलवानों को
दंगल में हरा दिया था और इसीलिए उसको शेर के बच्चे का टाइटल मिला था। वो पंजाब का रहने वाला था। तो उस समय जितने भी पहलवान थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चांद सिंह से वो भिड़ सके। और चांद सिंह दंगल में लोगों को चुनौती दे रहा था। लुट्टन पहलवान ने उस चुनौती को स्वीकार किया, या कह सकते हैं एक तरह से उसने चांद सिंह को ललकारा। और दंगल में पहुंच करके उसने जब चांद सिंह से हाथ मिलाया तो चांद सिंह ने जैसे ही लुट्टन पहलवान को पटका, लुट्टन पहलवान ने दांव को काट दिया और काट करके वो बाहर निकल गया। बहुत सारे लोग जो है लुट्टन पहलवान का मजाक उड़ाने लगे, ये मरा, देखो गया है शेर के बच्चे से लड़ने, ये मरा, इस तरीके से लोग कहने लगे। तो वहां के जो श्यामनगर के राजा साहब थे, उम्र में वो वृद्ध थे, काफी उम्र के थे, लेकिन उन्हें शिकार का शौक था और साथ में दंगल का भी काफी शौक रखते थे। तो जो वहां के राजा साहब थे, राजा साहब ने मन बना लिया था कि चांद सिंह को अपने राज दरबार में राज पहलवान का दर्जा देंगे, ऐसा मन बना दिया था। इधर लुट्टन सिंह ने जब चांद सिंह से, जो पहलवान था शेर का बच्चा, उससे हाथ मिलाया तो राजा साहब ने जो ढोल बज रहे थे, ढोल को बंद कर दिया और लुट्टन सिंह को अपने पास बुलाया। लुट्टन सिंह की तारीफ की और उन्हें उसको 10 रुपया दिया, कहा जाओ मेला वाला देख करके आओ और लड़ो मत। लुट्टन पहलवान ने कहा कि हुक्म दीजिए सरकार, मुझे लड़ने दीजिए, नहीं तो यहीं सिर पटक पटक करके मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो लुट्टन के जिद करने पर राजा साहब ने कुश्ती करने की अनुमति दे दी। अब बहुत सारे लोग जो है, पंजाबी जो पहलवान थे, लुट्टन सिंह को गाली देने लगे और बहुत सारे लोग जो है लुट्टन पहलवान का मजाक उड़ाने लगे। अब कुछ लोग लुट्टन के भी पक्ष में थे, वो कहने लगे कि अगर लुट्टन पहलवान लड़ना चाहता है तो लड़ने दो, इसमें दिक्कत क्या है। तो इस तरीके से लुट्टन पहलवान जो है दंगल में उतरा। तो लुट्टन पहलवान जब दंगल में उतरा तो ढोल बजने लगी। लुट्टन पहलवान कोई पेशेवर पहलवान नहीं था, वैसे ही वो कसरत उसरत करके उसका शरीर जो है बन गया था, उसकी बॉडी बन गई थी। पेशेवर कोई पहलवान तो था नहीं, लेकिन चांद सिंह पेशेवर पहलवान था, वो सारे दांव जानता था। लेकिन पहली बार हाथ मिलाने पे उसने अनुमान लगा लिया था कि लुट्टन पहलवान दमदार है। तो जब ढोल बजी तो ढोल से आवाज निकली, चड्ढा गिरधा चड्ढा गिरधा चड्ढा गिरधा। तो ढोल लुट्टन पहलवान को जैसे लगा कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, तो उसे लुट्टन पहलवान को ढोल से काफी जो है प्रेरणा मिली थी। उसको लगा कि जैसे ये ढोल मुझसे कह रही है कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह से हाथ मिलाया। उसके बाद दांव आजमाने लगा तो फिर ढोल से आवाज निकली, चटाक चड्ढा चटाक चड्ढा चटाक चड्ढा 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 चड्ढा। तो इससे लगा कि उठा के पटक दे, उठा के पटक दे, उठा के पटक दे। तो लुट्टन सिंह ने उठा करके चांद सिंह को पटक दिया। इसके बाद चांद सिंह ने लुट्टन पहलवान की गर्दन जब अपने अंदर दबोची और लुट्टन सिंह को ऐसा लगा कि जैसे उसकी छाती फट जाएगी। और सभी लोग चांद सिंह की ही जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि चांद सिंह काफी नामी हो गया था। लुट्टन पहलवान को कोई नहीं जान रहा था, उसका लुट्टन पहलवान का कोई भी मनोबल बढ़ाने वाला नहीं था। तो उसे ढोल से फिर एक आवाज निकली, धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना। तो लुट्टन पहलवान को ऐसा लगा कि दांव काट बाहर निकल, दांव काट बाहर निकल, दांव काट बाहर निकल। तो लुट्टन पहलवान ने क्या किया, बहुत तेजी से उसने दांव काटा और दांव काट करके वह बाहर निकल गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि मतलब ये चांद सिंह का नाम का जो पहलवान है, इतना नामी पहलवान है, लुट्टन सिंह को कोई जानता नहीं है। उसने चांद सिंह के जो दांव थे उसको दांव को काट दिया। फिर उसके बाद लुट्टन सिंह जो है दंगल जीतने के कगार पे पहुंच गया। तो फिर जो है ढोल से आवाज निकली, धागिड़ गिर धागिड़ गिर धागिड़ गिर धागिड़ गिर धागिड़ गिर धा। तो ऐसा लगा कि ढोल उसको कह रही, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। उसके बाद लोगों ने मतलब
ऐसा निर्णय लिया कि लुट्टन जो पहलवान है वह दंगल जीत चुका है। तो इन सब के बीच में लुट्टन पहलवान को जो है कहीं से भी प्रेरणा नहीं मिल रही थी। कोई भी वहां पे उसका अपना नहीं था, कोई भी उसका मनोबल बढ़ाने वाला नहीं था, कोई भी उसको शाबाशी देने वाला नहीं था। पहली बार वो दंगल में उतरा था, कोई पेशेवर पहलवान नहीं था, उसका कोई गुरु नहीं था। जबकि चांद सिंह को कई लोग जानते थे, सभी लोग उसको बढ़ावा देने वाले थे, शाबाशी देने वाले थे, उसके गुरु वहीं पे खड़े थे, उसको सारे दांव बता रहे थे। लेकिन लुट्टन पहलवान को अगर कहीं से कोई प्रेरणा मिल रही थी तो ढोल से मिल रही थी। दंगल जीतने के बाद लुट्टन पहलवान दौड़ते हुए जो ढोल बजाने वाला आदमी था उसके पास जाता है, ढोल को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद वो जो राजा साहब थे, राजा साहब के पास दौड़ते हुए पहुंचता है और उनको अपनी गोद में उठा लेता है। उस समय लुट्टन पहलवान का जो शरीर था मिट्टी में सना हुआ था, और वो जब राजा साहब को गोद में उठाता है तो राजा साहब के जो कारिंदे हैं लुट्टन पहलवान को डांटते हैं, रोकने लगते हैं, लेकिन राजा साहब उन्हें मना कर देते हैं। काफी वो हृदय से नेक आदमी थे, बल्कि लुट्टन पहलवान को वो खुद अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसको शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि तुमने हमारी मिट्टी की लाज रख ली। इस प्रकार से राजा साहब लुट्टन पहलवान को अपने राज दरबार का पहलवान घोषित कर देते हैं। लुट्टन पहलवान जब राजा के दरबार में आता है तो उस समय राजा उनको उसके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते हैं, रहने की अच्छी व्यवस्था करते हैं, दूध दही घी का इंतजाम करते हैं, अच्छी कसरत और देख रेख में लुट्टन पहलवान का शरीर और अच्छा बन गया और उसने थोड़े दिनों में अपने आस पास के सारे पहलवानों को हरा करके वह अजेय हो गया। एक समय तो ऐसा आ गया कि लुट्टन पहलवान लड़ना चाहता था लेकिन उसके बराबरी का कोई पहलवान नहीं रहता था और राजा साहब उसे लड़ने नहीं देते थे। तो एक तरह से वह किसी संरक्षित जीव की तरह हो गया था राजमहल में। जैसे चिड़ियाघर में शेर लोग देखने जाते हैं, उसी प्रकार से वह भी राजमहल में एक कह सकते हैं कि राजमहल में लोग पहलवान को देखने जाते थे। तो उसका कोई काम नहीं रह गया था, तो वो बहुत परेशान रहता था। राजा साहब को चाहता था कि राजा साहब उसे लड़ने दें, और लेकिन राजा साहब उसे लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। इस तरीके से वह बहुत अच्छा समय था, 15 साल तक बीत गया। और ये समय कैसे बीत गया पता नहीं चला। जैसे कि कहानी की शुरुआत में ही मैंने बताया कि राजा साहब वृद्ध थे, तो राजा साहब का देहांत हो गया। राजा साहब का देहांत हो गया, उनका बेटा जो बाहर विदेश में पढ़ता था वह भारत आया और उसने सारा राजकाज संभाल लिया। अब राजकाज संभाल लिया तो उसने व्यवस्था का परिवर्तन करना शुरू किया। राजा साहब के समय में जो शिथिलता आ गई थी, जो काम रुक गए थे, उनमें गतिशीलता आ गई। उसने कई लोगों को काम से निकालना बाहर निकालना शुरू किया। उसको लगता था कि जो लोग मतलब उसके लिए अनुपयोगी हैं और उन पे फालतू खर्चा हो रहा है, इन लोगों की जरूरत नहीं, उन लोगों को नहीं। इसमें से लुट्टन पहलवान भी था। जब लोगों ने बताया कि लुट्टन पहलवान इतना खाता है और काम कुछ नहीं करता है, तो जो नए राजा थे उसने लुट्टन पहलवान को निकाल दिया। लुट्टन पहलवान को मतलब गिड़गिड़ाने या कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। लुट्टन पहलवान के 2 बेटे भी थे, उसकी पत्नी भी मर चुकी थी, उसकी सास भी मर चुकी थी। वो ढोल को कंधे पर लटकाए अपने दोनों बेटों को लेकर के अपने गांव आ गया। जब वो गांव में पहुंचा तो शुरुआत में गांव वालों ने उसका बड़ा स्वागत किया। गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दिया, लोगों ने उसके खाने पीने की व्यवस्था की। गांव के बाहर लुट्टन पहलवान ने एक छोटा सा स्कूल खोल लिया, जहाँ पे वो गांव के जो बच्चे थे, जो खेतिहर लोग थे, किसान लोग थे और जो चरवाहे थे, उनके बच्चों को वो दांव पेच सिखाता था, पहलवानी सिखाता था। धीरे धीरे लोगों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि क्या खा करके लोग पहलवानी करते, क्योंकि खाने पीने को कुछ था नहीं, दूध दही मक्खन नहीं था, अनाज नहीं था। तो धीरे धीरे उसका स्कूल बंद हो गया। लुट्टन पहलवान ने सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही सिखाना शुरू किया। उसके बाद गांव में सूखा पड़ गया, लोग दाने दाने को तरसने से लगे। हैजा और महामारी, हैजा और मलेरिया फैल गया। एक एक दिन में 2-2, 3-3 लाशें उठने लगी, लोग मरने लगे, लोगों की प्राण शक्ति जवाब देने लगी। लेकिन लुट्टन पहलवान जो है रोज ढोल बजाता था। वो ढोल की जो आवाज थी लोगों में संजीवनी भरती थी, जीने की ताकत भरती थी। ऐसा नहीं है कि ढोल की आवाज से जो है लोगों की मौत का, मरने का जो दौर था वो दौर बंद हो जाता था, ऐसा नहीं है।
लेकिन लोगों में एक तरह से मौत को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ जाती थी। लुट्टन पहलवान लगातार अपनी ढोल को बजाता, पूरी रात अपनी ढोल को बजाता। एक दिन लुट्टन पहलवान के भी दोनों बेटे बीमार पड़ गए और उसके बेटों ने कहा कि बापू वो उठा के पटकने वाला धुन बजाओ। तो लुट्टन पहलवान बजाने लगा, चटा के चड्ढा, चटा के चड्ढा, चड्ढा चड्ढा, यानी उठा के पटक दे, उठा के पटक दे। पूरी रात वह ढोल बजाता रहा और उसके बेटे मौत से संघर्ष करते 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 उन्होंने दम तोड़ दिया। बेटों ने जब दम तोड़ा तो उस समय वो पेट के बल गिरे हुए थे और उसमें से एक ने तो अपने दांत से मिट्टी भी खोद दी थी। आप लोग जानते होंगे पहलवान जब किसी को पटकते हैं तो पेट के बल पटकते हैं, और जब हारते हैं तो चित होते हैं। उसके दोनों बेटे जो है पेट के बल मरे हुए थे। और लुट्टन पहलवान ने जब सुबह अपने बेटों को देखा तो मुस्कुराया, कहा कि पहलवान चित हो गए। और उसके बाद थोड़ी सी दंड बैठक उसने किया और अपने राजा साहब की दी हुई रेशमी जो क्या कहते हैं, जो जांघिया थी उसको पहना और अपने दोनों बच्चों को कंधे पर उठा करके नदी में प्रवाहित कराया। तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और लोग बात करने लगे कि अरे बहुत कलेजा है पहलवान का, जैसे वो पहलवान वैसा उसका कलेजा भी बहुत मजबूत है। अपने जवान बेटों को वह नदी में से बहा के आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर पूरी रात वह जो है ढोल बजाता रहा, रोज बजाता था, उसका क्रम नहीं टूटा। लुट्टन पहलवान इस जगह पे तो आपको बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन वह दिल से बहुत कोमल था, एकदम बच्चे के समान था। जब वो राजा के यहाँ काम करता था, राजा के दरबार में काम करता था, तो जब वो मेला घूमने जाता था तो मेला घूमते समय वह अबरक का चश्मा यानी रंगीन चश्मा लगा लेता था, हाथ में झुंझुने ले लेता था या कोई खिलौना ले लेता था, पीतल की सीटी बजाते हुए वह मेले में घूमता रहता था। मेले के जो हलवाई वगैरह मेले में जो दुकानदार थे, कभी कभी उससे मजाक करते थे, पहलवान आओ मिठाई खा लो। तो क्या लुट्टन पहलवान कहता था, तनी मनी काहे हो, 1.25 सेर मिठाई खियावा, ऐसा वो बोलता था। तो वो मजाक मजाक में 2-2 सेर जो है मिठाई खा जाता था और 8-10 गिलौनियां मुंह में पान की ठूस करके वह घूमता था। पान खाने की वजह से उसका पूरा मुंह जो है लाल लाल